गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था जर्नल का, उसमें मैंने आपको लास्ट टॉपिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन, उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन और एक लास्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था ओपनिंग एंट्री का। ठीक है, आप सभी को याद होगा। तो उसी से रिलेटेड अब हम लोग एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपकी बुक में उसी इलस्ट्रेशन से पहले एक छोटा सा टॉपिक और दिया गया है, उस टॉपिक को भी क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग इलस्ट्रेशन करेंगे। देखिए बेटा, अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज बैड डेब्ट्स। एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है और बैड डेब्ट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? आप सभी को मैंने बैड डेब्ट्स के बारे में तो ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर सुनिए। देखो, आप लोगों को पता है कि आज की डेट में मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, अपने बिजनेस की सेल्स को मैक्सिमम करने के लिए हमें अपने बिजनेस में अपने कस्टमर को बहुत सारी गुड्स क्रेडिट में सेल करनी पड़ती है, उधार में सेल करनी पड़ती है। और जब हम अपने कस्टमर्स को क्रेडिट में यानी कि उधार में गुड्स सेल आउट करते हैं, तो उस समय एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और वो प्रॉब्लम होती है बैड डेब्ट्स की, पैसे के डूबने की। देखो, जिन लोगों को हमने उधार में सामान बेचा, मैनी टाइम्स आवर कस्टमर रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को हमने उधार में सामान बेचा, वो लोग हमें पेमेंट करने से मना कर देते हैं। तो जिन लोगों ने हमें पेमेंट करने से मना किया, वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं? बैड डेब्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बैड डेब्ट्स। अब मान लो फॉर एग्जांपल, मैं राम के 10,000 रुपीज मांगता हूँ। ठीक है, राम के 10,000 रुपीज मांगता हूँ। उसने हमें क्लियर मना कर दिया कि जी मैं पेमेंट नहीं करूंगा। तो ये जो 10,000 रुपीज है, ये मेरे लिए क्या कहलाएंगे? बैड डेब्ट्स कहलाएंगे। और इसकी एंट्री क्या होगी? देखो, बैड डेब्ट्स हमारे लिए एक प्रकार का खर्चा है, लॉस है, जिसको हम क्या करेंगे? डेबिट। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू। इसका जो दूसरा इंपैक्ट है, वो हमारे कस्टमर पे पड़ेगा, जो हमारा डेटर था, यानी कि एसेट्स थी। एसेट्स हमारी रिड्यूस होगी। एसेट्स को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहां पे एंट्री बनेगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। बेटा, अगर डेटर का नाम दिया हो, जैसे यहाँ पे राम का नाम दिया है, तो राम नाम लिखा जाएगा। जैसे राम ने पेमेंट करने से मना किया, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम। अगर केवल ये कहा जाए कि आउट ऑफ डेटर रुपीज 10,000 बिकम्स बैड, तो इसका मतलब बंदे का नाम नहीं दिया हुआ, तो एंट्री बनेगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्लियर? अच्छा, इन द सेम वे इसी में एक थोड़ा सा एक्सटेंशंस करते हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हम राम के 10,000 रुपीज मांगते हैं। अब वो बंदा हो गया इंसॉल्वेंट, दिवालिया। आप लोगों ने सुना होगा इंसॉल्वेंट वर्ड। इंसॉल्वेंट वो होता है हु इज नॉट कैपेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ ऑल ऑफ हिज डेब्ट, यानी कि जो व्यक्ति अपने सभी डेब्ट की, अपने सभी लायबिलिटीज की पेमेंट करने में कैपेबल नहीं होता, उस बंदे को हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं। और देखो, जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है ना, तो ये क्लियर है कि वो पूरा पैसा तो नहीं दे पाएगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर कुछ पैसा रिकवर किया जा सकता है। मान लो राम हमारे पास राम के हम 10,000 मांगते थे, बंदा इंसॉल्वेंट हो गया और उसकी प्रॉपर्टी से 60% पैसा मिल रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे 10,000 मांगते थे, 60% यानी कि 6,000 रुपीज मिलेगा, तो बाकी का 4,000। अब आप इस 4,000 को क्या मानोगे? डिस्काउंट मानोगे या फिर इसको बैड डेब्ट्स मानोगे? देखो बेटा, डिस्काउंट तो वो होता है जो हम अपनी मर्जी से छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पे ये पैसा आपसे जबरदस्ती छुड़वाया जा रहा है, क्योंकि वो बंदा पेमेंट करने में कैपेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये 4,000 क्या कहलाएगा? बैड डेब्ट। अगर हम अपने डेटर से कुछ पैसा रिसीव करते हैं और बाकी का पैसा हमारा डूबता है, तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। उस केस में हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्लियर? अगर हम अपने डेटर से कुछ पैसा रिसीव करते हैं और बाकी का पैसा डूबता है, तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास बैड डेब्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अब देखिए बेटा, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 14, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। देखो बेटा, इस इलस्ट्रेशन में कह रहे हैं
कि फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ विशाल स्टोर ऑन 1 अप्रैल 2015। देखो 1 अप्रैल 2015 को विशाल स्टोर की बुक्स में ये कुछ बैलेंसेस दिए गए, कुछ एसेट्स और लायबिलिटी के बैलेंस दिए गए। तो देखो इसके लिए तो आपको मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि प्रीवियस ईयर के बैलेंस को करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हम लोग एक एंट्री बनाते हैं जिसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। तो ये जो बैलेंसेस दिए गए, इन बैलेंसेस के लिए तो हम करेंगे ओपनिंग एंट्री। उसके बाद आगे कहते हैं कि फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग अप्रैल, और फिर अप्रैल के महीने में ये कुछ ट्रांजेक्शन हुए जिसके लिए भी करनी है जर्नल। तो इस क्वेश्चन में एक तरीके से आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल फॉर्मेट आपने बनाया, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। यहां पे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले आपके पास कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस दिए गए 1 अप्रैल 2015 को। तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टार्टिंग में हम लोग एक एंट्री बनाते हैं जिसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। ओपनिंग एंट्री करते समय एसेट्स को तो हम क्या करेंगे, डेबिट, कैपिटल और लायबिलिटी को करेंगे क्रेडिट। तो आप देखेंगे एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स दी गई है, कैश 15,000, तो यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 15,000। इसी प्रकार बैंक का बैलेंस दिया गया है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितने का बैलेंस है, 5,000 का बैलेंस है। स्टॉक, स्टॉक का बैलेंस आपके पास कितने का दिया हुआ है, 40,000 का। स्टॉक अकाउंट डेबिट। फर्नीचर आपके पास है 3600 का, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। स्टॉक ऊपर कितने का था, 40,000 का, फर्नीचर कितने का है, 3600 का। उसके बाद डेटर दिए हुए 24,000, जिसके में डेटर का आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि डेटर में एक्स के मांगते थे 6,000, वाई के 8,000 और जेड के 10,000। तो बेटा इंडिविजुअल नाम दिखाना है, एक्स डेबिट, ये सारे के सारे डेटर हैं, वाई डेबिट, एक्स डेबिट 6,000 से, वाई डेबिट 8,000 से, जेड डेबिट 10,000 से। ये सारी एसेट्स आपने कर दी डेबिट। ठीक, एसेट्स के बैलेंस थे। इसी प्रकार लायबिलिटी साइड में, मतलब कि जो लायबिलिटीज में बैलेंसेस दे रखे हैं वो है बैंक लोन, इनको क्रेडिट करना है। तो टू बैंक लोन, बैंक लोन कितने का है बेटा, 10,000 का। क्रेडिटर, क्रेडिटर में दो नाम दे रखे हैं, अजय और विजय, तो बाय नेम दिखाओ। टू अजय कितना, 5,000, टू विजय 7,500। ठीक है, ये आपको ओपनिंग बैलेंस दिए हुए थे। अब आप देखो कि ओपनिंग बैलेंस में आपने सभी एसेट्स को तो कर दिया डेबिट और लायबिलिटीज को कर दिया क्रेडिट। अगर कैपिटल और होती तो उसे भी क्या करते, क्रेडिट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट शुड बी इक्वल। अगर इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब कोई ना कोई बैलेंस आपका मिसिंग है। अब आप इनका टोटल करके देखो, डेबिट का टोटल कितना है, 15 प्लस में 5, 20, 60, 63, 69, 77, 87। बेटा डेबिट साइड का टोटल तो आ रहा है 87,600 और क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल करें तो ये टोटल हमारे पास आ रहा है 22,500। इसका मतलब जो डेबिट साइड है वो 65,100 रुपीज जाता है। इट मींस क्रेडिट साइड में कोई ना कोई आइटम आपका मिसिंग है। अब मैंने आपको बताया था कि देखो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में आपको एसेट्स दी गई है, लायबिलिटी दी गई है, कैपिटल गिवन नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है 65,100,
इट विल बी कंसीडर कैपिटल और उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। यानी कि ये जो 65,100 का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आपने कैपिटल कंसीडर किया है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे ओपनिंग एंट्री पास, नरेशन में लिख दो ओपनिंग एंट्री पास। भाई आपके पास जो ओपनिंग बैलेंसेस थे उनको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपने एक ओपनिंग एंट्री पास की, ठीक। ये तो गई बेटा ओपनिंग एंट्री। अब इसके बाद नीचे आपको कुछ ट्रांजिशन दिए गए हैं, उन ट्रांजिशन के रिगार्डिंग आपको जर्नल पास करनी है। तो देखो 2 अप्रैल को ये कह रहे हैं कि बोट गुड्स फ्रॉम कैलाश फॉर ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। भाई हमने कैलाश से 20,000 का सामान खरीदा है, जिसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है 2,000 हो गया, एक तरीके से 18,000 की गुड्स परचेज की गई है। अब ये कह रहे हैं 18,000 के बाद उसके ऊपर कैश डिस्काउंट कितना था, 2% था। लेकिन कैश डिस्काउंट तो आपको उस अमाउंट पे मिलेगा जो अमाउंट आप कैश में देने के लिए एग्री हो। तो देखो इसमें कह रहा था कि 60% यानी कि 10,800 आपने इमीडिएटली पे किए, बाकी का जो 7,200 है वो आपका उधार में। 7,200 रुपीज की गुड्स तो आपने उधार में खरीदी है और 10,800 की गुड्स कैश में खरीदी है। तो जो पेमेंट आप कैश में करना चाहते हो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो उसके ऊपर 2%, 216 का डिस्काउंट काट के आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, 10,544। कितने पैसे देने पड़ेंगे, 10,544। किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा, कैश जा रहा है, क्रेडिट, डिस्काउंट मिल रहा है, इनकम है, क्रेडिट। कैलाश से गुड्स खरीद रहे हो, ही इज ए गिवर, गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट। और टोटल 18,000 की गुड्स आपके पास आ रही है खरीदने के लिए, परचेज, परचेज को करेंगे डेबिट। तो यहां पे 2 अप्रैल को आपकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट, परचेज और टू कैलाश और टू कैलाश। बेटा परचेज टोटल है 18,000 की, कैश हमारे पास जा रहा है 10,544, डिस्काउंट 216 और कैलाश से कितने का सामान खरीदा गया, 7,200 का। गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। भाई हमने 10% के ट्रेड डिस्काउंट और 2% के कैश डिस्काउंट के ऊपर गुड्स को परचेज किया है। क्लियर बेटा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस आपको दिया गया है, फॉर्मेट आप बना लीजिए, वही तरीका है। देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर ₹9,000। 4 अप्रैल को आपने एक्स को 9,000 रुपीज की गुड्स सेल आउट की, उधार में सेल आउट की, क्लियर है, पार्टी का नाम है, कैश वर्ड नहीं है। एक्स एक रिसीवर है डेबिट, गुड्स आपके पास से जा रही है बेचने के लिए, सेल को क्रेडिट। एंट्री क्या करेंगे, एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की गुड्स सेल आउट की गई है, 9,000 की। गुड्स सोल्ड टू एक्स इन क्रेडिट। भाई हमने क्रेडिट में एक्स को गुड सेल आउट की। इसके बाद आगे कहते हैं कि रिसीव ₹14,800 इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 5 अप्रैल को एक्स से उसके अकाउंट की फुल सेटलमेंट में 14,800 रुपीज रिसीव किए गए। पहले तो आप ये देखो कि एक्स के कितने पैसे मांगते थे, यहां पे ऊपर आपने एक्स को 9,000 का सामान बेचा। अब ये नहीं कि इसी ट्रांजेक्शन को देखो, प्रीवियस भी देखने हैं।
तो ऊपर आपने जो फर्स्ट ओपनिंग एंट्री पास की थी उसमें आप देखो कि एक्स आपका डेटर था ऑलरेडी कितने का 6 का। उसके बाद किसी और ट्रांजेक्शन में कोई पैसा आपको एक्स से मिला नहीं था, इसका मतलब एक्स के 6000 तो पहले मांगते थे, 9000 की ये गुड सेल आउट कर दी, इसका मतलब एक्स की तरफ आपका टोटल हिसाब कितने का निकलता था 15000 का। और उस 15000 में से बंदा आपको 14800 रुपीज पे कर रहा है, वो भी फुल सेटलमेंट में। 15000 की जगह आपको कितने पैसे मिल रहे हैं 14800, तो बाकी का 200 डिस्काउंट। किस किस पे इफेक्ट, कैश डिस्काउंट एक्स पर। कैश आ रहा है, अब ओरली करने की हैबिट डालो, कैश आपके पास आ रहा है डेबिट, डिस्काउंट आप अलाउड कर रहे हो खर्चा है डेबिट, एक्स पेमेंट कर रहा है हिज ए गिवर क्रेडिट। कैंट्री 5 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स। कैश कितना मिल रहा है 14800, डिस्काउंट कितना हो गया 200, एक्स इज ए गिवर ऑफ रुपीज 15000। कैश रिसीव फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट। भाई फुल सेटलमेंट के रूप में एक्स से कैश रिसीव किया, ठीक। इसके बाद आगे कहता है कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 10000, 6 अप्रैल को, या अप्रैल 6 लिख लेना। ये कह रहे हैं कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज 10000, बैंक में 10000 रुपए जमा कराए। अगर हम बैंक में 10000 रुपए जमा करा रहे हैं, किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा, बैंक और कैश पर। बैंक कीजिए रिसीवर डेबिट, कैश आपके पास से जा रहा है क्रेडिट, कैंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में 10000 रुपए डिपॉजिट करवाए गए, डेबिट में 10000, क्रेडिट में 10000। अच्छा आप देखोगे बैंक और कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, नो डाउट इट इज ए कॉन्ट्रा एंट्री, जिसको डिनोट करने के लिए सी का साइन नोट कीजिए, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं कि चेक रिसीव फ्रॉम वाई फॉर रुपीज 7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड दिस चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। भाई हमने वाई से उसके अकाउंट की फुल सेटलमेंट में 7850 का चेक रिसीव किया और इमीडिएटली वो चेक बैंक में जमा करा दिया। पहले तो ये देखो वाई का पैसा कितना मांगते थे 8000, इसके बाद और कोई लेन देन वाई से हुआ नहीं, वाई के 8000 मांगते थे, बंदे ने आपको फुल सेटलमेंट में 7850 का चेक दे दिया और हिसाब क्लियर। अब बात आती है कि 8000 में से 7850 का वो हमें दे रहा है चेक, तो बाकी का 150, बाकी का 150 माना जाएगा डिस्काउंट। तो देखो अच्छा वो चेक, अब मैंने आपको बताया था कि अगर चेक हमने अभी डिपॉजिट नहीं करवाया तो उसको चेक इन हैंड दिखाएंगे, और अगर बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो बैंक के नाम से दिखाएंगे, याद हो तो आपको। तो इमीडिएटली आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, एक इफेक्ट पड़ गया बैंक पे, बैंक की जो रिसीवर डेबिट, डिस्काउंट आप अलाउड कर रहे हो खर्चा है डेबिट, वाई पेमेंट कर रहा है ही इज ए गिवर क्रेडिट, कैंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वाई। बैंक में कितना पैसा 7850, डिस्काउंट 150 और वाई का हिसाब कितने से क्लियर 8000 से। चेक रिसीव फ्रॉम वाई इन फुल सेटलमेंट। भाई फुल सेटलमेंट के रूप में वाई से चेक रिसीव किया गया, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम जेड। भाई जेड से चेक रिसीव किया गया 2000। अब आप देखो कि ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में आप जेड के 10000 रुपए मांगते थे, अब जेड आपको 2000 का चेक दे रहे हैं, तो बाकी 8000 क्या हम डिस्काउंट मान लें? नहीं बेटा,
देखो इस क्वेश्चन में, इस लाइन में कहीं पर भी ये नहीं कह रखा कि रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम जेड इन फुल सेटलमेंट। जब तक फुल सेटलमेंट वर्ड क्लियर नहीं होता तब तक रिमेनिंग अमाउंट का आप डिस्काउंट नहीं मानेंगे। भाई हम किसी के 10,000 रुपए मांगते हैं, आज की डेट में आकर वो बंदा हमें 2,000 पकड़ा गया तो हम लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। तो जेड ने हमें सिंपली 2,000 की पेमेंट की है, 2,000 का चेक दिया, ठीक है। किस पे इफेक्ट पड़ा? जेड और चेक पे। अच्छा, क्या आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया? इस लाइन में तो नहीं कह रखा। अब वो हमने जमा करवाया या नहीं करवाया, इसके लिए आगे की ट्रांजेक्शन देखो। अगर आगे की ट्रांजेक्शन में उस चेक का कोई ट्रीटमेंट दे रखा है कि भाई हमने 2 दिन बाद चेक को बैंक में जमा कराया, किसी पार्टी से मिला हुआ चेक किसी को और को दिया, तब तो ये मानोगे कि वो चेक आपने बैंक में जमा नहीं करवाया। और अगर आगे के ट्रांजेक्शन में उस चेक के कोई जिक्र नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप ये मानोगे कि वो चेक हमने इमीडिएटली बैंक में जमा करा दिया, तब इफेक्ट पड़ता बैंक पे। फिलहाल 10 तारीख को जेड से चेक मिला और आप देखोगे आगे 12 तारीख को आपने वो चेक बैंक में जमा कराया। इसका मतलब आज की डेट में 10 तारीख को तो आपने जमा नहीं कराया, तो 10 तारीख को आप उसे क्या मानोगे? चेक इन हैंड। मैंने बताया था जेड से चेक मिल रहा है, जेड इज ए गिवर, क्रेडिट। चेक आपके पास आ रहा है, चेक इन हैंड को करोगे डेबिट, तो आपकी एंट्री क्या होगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड। कितने का चेक मिला है? 2000 का। चेक रिसीव फ्रॉम जेड, यहां लिख देंगे बेटा चेक रिसीव फ्रॉम जेड। भाई आपको जेड से एक चेक मिल गया। अब आगे कह रहे हैं 12 तारीख को चेक रिसीव फ्रॉम जेड डिपॉजिट इनटू बैंक। भाई जो चेक आपको जेड से मिला था उसको आपने बैंक में जमा करा दिया। आज 12 तारीख को वो चेक बैंक में जमा करा रहे हैं, तो बैंक तो हो गया रिसीवर, डेबिट। आपने उस चेक को किस नाम से दिखा रखा था? चेक इन हैंड। आया था, डेबिट किया, आज आपके पास से जा रहा है, आप उसे करोगे क्रेडिट। तो आज की डेट में एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। कितने का चेक था वो? 2000 का। यहां लिख देंगे चेक रिसीव फ्रॉम जेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। भाई जो चेक हमें जेड से मिला था उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। क्लियर बेटा? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है 13 अप्रैल को। नेक्स्ट देखो, देखो बेटा 13 अप्रैल को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है कि चेक रिसीव फ्रॉम वाई। 15 अप्रैल को चेक रिसीव फ्रॉम वाई डिसऑनर। वाई से जो चेक मिला था वो डिसऑनर्ड हो गया। अब ये पॉइंट ध्यान से समझो। देखो बेटा आपको 8 अप्रैल को वाई से चेक मिला था, कितने का? 7,850 का। आप भाई की कितने पैसे मांगते थे? 8,000 रुपीज मांगते थे, जिसके अगेंस्ट उस बंदे ने हमें 7,850 रुपीज का चेक दिया। आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया, लेकिन ये कह रहा है कि 15 तारीख को 15 अप्रैल को जो चेक हमें वाई से मिला था वो चेक हमारा क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। अब आप ये देखो कि वो चेक हमारे पास जब डिसऑनर्ड हुआ, मैंने आपको डिसऑनर के केस में एंट्री बताई थी कि उस पार्टी के हम दोबारा पैसा मांगेंगे। भाई जैसे किसी पार्टी से चेक मिला, आपने बैंक में जमा कराया, एंट्री हो गई बैंक टू वाई, ठीक। अब अगर वही चेक डिपॉजिट नहीं होता, यानी कि बैंक में उसकी पेमेंट नहीं आती, तो हम इसकी एक रिवर्स एंट्री करेंगे। बैंक से हमारा अकाउंट में से पैसा कटेगा, उसको तो करेंगे क्रेडिट। वाई के दोबारा पैसा मांगना शुरू करेंगे तो वाई को करेंगे डेबिट। अब बात आती है इस डिस्काउंट की। आपने
आपने वाई को जो डिस्काउंट दिया था वो इसलिए दिया था कि उसने आपको 7,850 का चेक दिया, लेकिन जब उस चेक की पेमेंट ही नहीं हुई तो क्या आप उस बंदे को वो डिस्काउंट अलाउड करोगे? नहीं। तो जो डिस्काउंट आपने अलाउड किया था दैट विल बी रिवर्स। इसका मतलब इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। तो आपकी यहां पे एंट्री होगी 15 अप्रैल को वाई डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। वाई के कितना पैसा मांगेंगे दोबारा 8,000, बैंक से कितना पैसा जा रहा है 7,850, डिस्काउंट कितने का हो गया 150 का। चेक रिसीव फ्रॉम वाई डिसऑनर्ड। भाई वाई से जो चेक मिला था वो चेक क्या हो गया डिसऑनर्ड। ठीक, इसके बाद बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको कह रहे हैं 16 अप्रैल को कैंसिल 12,000 आउट ऑफ दिस 12,000, कैंसिल 15,000 आउट ऑफ दिस 12,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। देखो बेटा हमने कैश में 15,000 का सामान बेचा जिसमें से 12,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए, तो हमने टोटल 15,000 की गुड सेल आउट की जिसमें से 12,000 बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो बाकी का 3,000 हमने अपने पास रख लिया। तो किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा? कैश पे इफेक्ट पड़ेगा 3 का, बैंक पर इफेक्ट पड़ेगा 12 का और गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा 15 का। कैश आ रहा है डेबिट, 12,000 से बैंक रिसीवर है डेबिट, गुड्स हम बेच रहे बेचने के लिए सेल को करेंगे क्रेडिट। तो 16 अप्रैल को क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश कितना 3,000, बैंक कितना 12,000 और सेल कितने की हो गई 15,000। गुड सोल्ड इन कैश, एक तरीके से कैश में गुड सेल आउट की गई। ठीक है, उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कह रहे हैं अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। भाई अजय जो पैसा मांगता था वो पैसा हमने उसे चेक से दिया, तो आप ये देखो कि अजय हमारे कितने पैसे मांगता था। तो आप सबसे ऊपर का जो ट्रांजेक्शन देखोगे उसमें अजय हमारा क्रेडिटर था 5,000 का। अच्छा, बीच में कोई अजय के साथ ट्रांजेक्शन हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब अजय हमारे 5,000 मांगता था एंड दिस अमाउंट इज पेड टू हिम बाय चेक। ये पैसा हमने उसे चेक से दिया। किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा? अजय और बैंक पे। अजय इज ए रिसीवर डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है बैंक को क्या करोगे क्रेडिट। तो 16 अप्रैल को क्या एंट्री लिखोगे? अजय डेबिट टू बैंक अकाउंट। अजय डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट हमने अजय को चेक से की है? 5,000 पेड टू अजय बाय चेक। यहां लिख देंगे पेड टू अजय बाय चेक। भाई हमने अजय को चेक से पेमेंट की। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट कहता है बेटा 18 अप्रैल को ध्यान से समझना है। इसमें कह रहे हैं ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड 50 रुपीज, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 750 का। देखो बेटा एक तो हमने पुराने न्यूज़पेपर बेचे 50 रुपीज के और 750 रुपीज का हमने क्या बेचा? फर्नीचर बेचा। दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है लेकिन एक ही डेट पे दोनों में सेल है, इसलिए हम उनके लिए एक ही ट्रांजेक्शन बनाएंगे। देखो पहले आप फर्नीचर की बात करो। आपने 750 का फर्नीचर बेचा, किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा? कैश और फर्नीचर। गुड्स पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। फर्नीचर इज नॉट ए गुड्स। परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न वर्ड गुड्स के लिए यूज होता है। आपने फर्नीचर बेचा, कैश आ रहा है, कैश को करोगे डेबिट। फर्नीचर एसेट्स है आपके पास से जा रहा है, फर्नीचर को कर दोगे क्रेडिट, कैश टू फर्नीचर। इसी प्रकार आपने न्यूज़पेपर बेचे वो भी पुराने,
पुराने न्यूज़पेपर बेचे, कैश आ रहा है, कैश को करोगे डेबिट। 2, अब बात करते हैं क्रेडिट किसको करें। देखो आप लोग देखते हैं आपके घर में, आपकी दुकानों पे, आपके बिजनेस में पुराने न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं, डेली न्यूज़पेपर आते हैं। डेली न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद आप साइड में डाल देते हैं। महीने 2 महीने बाद जब वो न्यूज़पेपर कलेक्ट होते हैं तो आप उन न्यूज़पेपर को बेच देते हो। अच्छा, वो न्यूज़पेपर आपके लिए क्या कहलाते हैं? जो पुराने न्यूज़पेपर है, जनरली हम लोग उनके लिए वर्ड यूज करते हैं रद्दी, ठीक है, रफ आइटम्स, रद्दी वर्ड। हम लोगों ने कहा कि 2 महीने बाद रद्दी बेची। अब आप मुझे एक बात बताओ कि कोई भी बंदा क्या अपने बिजनेस में रद्दी का भी अकाउंट मेंटेन करता है? कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए पर्टिकुलर कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करते, ठीक है। देखो जैसे मैं एक छोटी सी बात आपके सामने ले रहा हूं। आज आप मार्केट गए, आपने वहां पे 10,000 रुपए खर्च किए। कैसे? 5,000 के कपड़े ले लिए, 3,000 रुपए आपने खाने पीने पे खर्च कर दिए, उसके बाद 2 रुपए की आपने शूज के ऊपर पॉलिश करवाई, 5 रुपए का कुछ, 10 रुपए का कुछ। तो जब घर वाले आपसे हिसाब किताब पूछेंगे तो आप मोटा मोटी जो हिसाब किताब है, 10 भाई 5,000 का फर्नीचर खरीदा, 3,000 रुपए के कपड़े खरीदे, ये चीजें तो आप बता दोगे। लेकिन जो 150 रुपए आपके छोटे छोटे आइटम पे खर्च हुए, उनके लिए आप क्या कहोगे कि 100 रुपए इधर उधर खर्च हो गए, यानी कि आपके लिए उन 100 रुपए का कोई बेसिकली अकाउंट नहीं है। तो उसी प्रकार हम लोग बिजनेस में कुछ खर्चे और कुछ इनकम ऐसी होती है जिनके लिए हम लोग अकाउंट मेंटेन नहीं करते। जैसे यहाँ पे पुराने न्यूज़पेपर बेचे, तो पुराने न्यूज़पेपर हमने बेचे, लेकिन क्या आप लोग अपने बिजनेस में पुराने न्यूज़पेपर का हिसाब किताब मेंटेन करते हो? क्या आपके बिजनेस में जो रद्दी का आइटम पड़ा होता है उसके लिए भी कोई अकाउंट मेंटेन करते हो? नहीं करते। तो उसके लिए ध्यान रखना, अगर किसी एक्सपेंस का पर्टिकुलर नाम ना रखा जा सके तो उसको हम दिखाएंगे सन्ड्री एक्सपेंस। इसी प्रकार कुछ इनकम के आइटम ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई पर्टिकुलर अकाउंट मेंटेन नहीं करते, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे सन्ड्री इनकम। तो यहाँ पे आपने जो पुराने न्यूज़पेपर बेचे, कैश आ रहा है, डेबिट आपके लिए, क्योंकि पुराने न्यूज़पेपर आपके लिए एक वेस्ट आइटम था। वेस्ट आइटम से अनएक्सपेक्टेड आपको पैसा मिल गया, तो आप उसको किस नाम से दिखाओगे? सन्ड्री इनकम। ये वर्ड यूज कर लेना, सन्ड्री इनकम। सन्ड्री वर्ड यूज कर लेना या फिर मिसलेनियस वर्ड यूज कर लेना, ठीक है। तो अब आप देखो दोनों केस में कैश आ रहा है, कैश को करो डेबिट, फर्नीचर जा रहा है क्रेडिट, इनकम हो रही है 50 रुपए की, मिसलेनियस इनकम को करोगे क्रेडिट। 18 अप्रैल को आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट और टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट। कैश कितना आ रहा है? 800। फर्नीचर आपके पास से कितने का बिका? 750। मिसलेनियस इनकम कितने की हो रही है? 50 रुपए की, ठीक है। यहां पे लिखेंगे ओल्ड फर्नीचर एंड न्यूज़पेपर सोल्ड। भाई पुराना फर्नीचर और न्यूज़पेपर बेचा गया। फिर ये कहते हैं आगे कि भाई जेड बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसा इन ए रूपी कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। जेड जो कि हमारा डेटर था जिसके हम पैसे मांगते थे, बंदा दिवालिया हो गया और उसकी प्रॉपर्टी से 40 पैसा इन ए रूपी। भाई 1 रुपए में 100 पैसा होता है और 100 में से आपको 40 पैसा मिल रहा है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो आपको 40% पैसा मिल रहा है। पहले तो ये देखो कि आप जेड के कितने पैसे मांगते हो। तो आप ये देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग जेड हमारा डेटर था 10,000 का, उसके बाद बीच में हमें 12 अप्रैल को जेड से 2,000 का चेक मिल गया था। एक तरीके से हम जेड के 8,000 रुपीज मांगते थे। अब ये कह रहा है कि जेड इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया और उसकी प्रॉपर्टी से 40% यानी कि 3,200 रुपीज आपको मिल रहे हैं। तो 3,200 रुपीज आपको मिल जाएंगे, तो बाकी का 4,800 रुपीज, बाकी का 4,800 रुपीज डूब गया, ठीक है। अब ये पैसा हम अपनी मर्जी से नहीं छोड़ रहे, ये हमसे छुड़वाया जा रहा है, तो इट विल बी कॉल्ड बैड डेब्ट्स। 3,200 रुपीज हमारे पास आ रहे हैं, कैश को करोगे डेबिट,
4800 रुपीज आपके डूब रहे, बैड डेब्ट्स को करोगे डेबिट, और जेड आपको पेमेंट कर रहा है, ही इज ए गिवर, उसे करेंगे क्रेडिट। एक चीज और बता देता हूं, देखो बेटा जब कोई बंदा दिवालिया होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कभी लेटर ऑन। जैसे कोई बंदा जब हमारा दिवालिया होता है तो उस केस में उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर कोर्ट या गवर्नमेंट कब्जा करती है, उनको नीलाम करती है और लोगों को पैसे का भुगतान करती है। लेकिन गवर्नमेंट जो लोगों को पेमेंट करती है वो बैंक के थ्रू करती है। यहाँ पे बेशक से आप कैश वर्ड यूज कर लो, लेकिन जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है ना, तो जनरली जितना पैसा उससे मिलता है वो बैंक के थ्रू दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप ट्रांजेक्शन करें किस डेट को, 20 अप्रैल को, आप बैंक के थ्रू कीजिए, एंट्री कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है। बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा हमारा डूब गया, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू जेड। बैंक में कितना पैसा आएगा 3200, हमारा कितना पैसा डूब रहा है 4800, और जेड इज ए गिवर ऑफ रुपीज 8000, कंसीडर टू बी ए गिवर ऑफ 8000। यहां पे लिखेंगे ओनली 40% अमाउंट रिसीव फ्रॉम जेड। भाई जेड से केवल 40% अमाउंट आपने रिसीव किया, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक 8000। आपने गुड्स खरीदी और उसकी पेमेंट आपने चेक से की, तो बात आती है कि क्या गोपाल पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कई बार बता चुका हूं। आप किसी बंदे के पास गए, गुड्स खरीदी, पैसा दिया, तो उस बंदे से तो आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपके बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा गुड्स पर और चेक पर, यानी कि बैंक पर। गुड्स आ रही है खरीदने के लिए, परचेज डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक इज ए गिवर, क्रेडिट। 22 अप्रैल आपकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने की गुड्स परचेज की गई है 8000। गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक, गुड्स परचेज्ड एंड पेड बाय चेक। भाई गुड्स को खरीदकर उसकी पेमेंट आपने चेक से की, ठीक। उसके बाद आगे कह रहे हैं सोल्ड हाफ ऑफ द अबाउ गुड्स टू चंद्रकांत एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। देखो ये कह रहे हैं सोल्ड हाफ ऑफ द अबाउ गुड्स। भाई सोल्ड हाफ ऑफ द अबाउ गुड्स का मतलब ऊपर जो गुड्स खरीदी गई थी उसमें से हाफ, उसमें से हाफ गुड्स कितने की होती है 4000 रुपीज की होती है। ये गुड्स आपने चंद्रकांत को सेल आउट किए 30% प्रॉफिट पे, तो बेटा 30% कितना हुआ 4000 का 30% 1200 होता है। ये 4000 रुपए का सामान आपने 1200 प्रॉफिट पे बेचा, इसका मतलब कितने में बेचा 5200 में बेचा। अच्छा कैसे बेचा, कैश में या क्रेडिट में? तो पार्टी का नाम दे रखा है गुड्स सोल्ड टू चंद्रकांत, कहीं पर भी कैश वर्ड नहीं है, इसका मतलब आपने ये गुड्स उधार में बेची, ठीक है। तो एक इफेक्ट तो पड़ गया चंद्रकांत पे 5200 का, ही इज ए रिसीवर डेबिट, ठीक। अच्छा दूसरी बात क्या होती है, देखो बेटा जनरली हम लोग मार्केट में जब गुड्स खरीदते हैं और कस्टमर्स को वो गुड्स बेचते हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए बेचते हैं, है ना। लेकिन प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन होती है साल के अंत में। अब आप देखो जैसे एक परचून की दुकान है, वो 10 रुपए का बिस्किट किसी को बेचते हैं, खरीदा था 9 रुपए में, 1 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट। क्या वो अपनी हर एंट्री में प्रॉफिट की एंट्री शो करें? नहीं, प्रॉफिट की एंट्री हर एंट्री के साथ शो नहीं की जाती। जब हम गुड्स सेल आउट करते हैं तो उसमें प्रॉफिट या लॉस का एलिमेंट ऑलरेडी इंक्लूड होता है, जिसकी कैलकुलेशन केवल साल के अंत में करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 1200 का प्रॉफिट एलिमेंट है और जो 4000 उसकी कॉस्ट है, इनको आप शो नहीं करेंगे। आप सिंपली ये मानेंगे कि आपने चंद्रकांत को 5200 रुपीज की गुड सेल आउट की है, ठीक है। चंद्रकांत आपके लिए रिसीवर है, जिसको क्या करोगे डेबिट,
गुड्स आप बेच रहे हो, बेचने के लिए सेल, सेल को क्या करोगे, क्रेडिट। तो यहां पे 24 अप्रैल को आपकी एंट्री होगी चंद्रकांत डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चंद्रकांत डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने की सेल की है, 5200, ठीक है। गुड सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, भाई 30% प्रॉफिट पे हमने गुड सेल आउट की। इसके बाद आगे पॉइंट कहते हैं कि प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 2000 फ्रॉम ऑफिस एंड 3000 फ्रॉम बैंक। प्रोप्राइटर बोलते हैं ओनर को। ओनर यानी कि बिजनेस का जो मालिक है उसने 2000 रुपये ऑफिस में से और 3000 रुपये बैंक से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले। पर्सनल यूज के लिए निकाले गए पैसे को क्या कहते हैं, ड्रॉइंग, जिसको हम करते हैं डेबिट। एक इफेक्ट पड़ रहा है कैश पर, कैश हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट। बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक से गिवर, उसे भी क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहां पे आपकी एंट्री बनेगी 25 अप्रैल को ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। भाई टोटल ड्राइंग आपकी कितने की हुई, 5000। कैश आपने कितना निकाला, 2000, बैंक से कितना निकाला, 3000। विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज, यहां पे लिखेंगे विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहे हैं 30 अप्रैल को पेड सैलरी टू मोतीलाल बाई चेक। 30 अप्रैल को ये अगली एंट्री भी कह रहा है पेड रेंट बाई चेक, और 30 अप्रैल को ये अगली एंट्री कह रहा है पेड ट्रेड एक्सपेंस। हालांकि तीनों के तीनों खर्चे, तीनों की तीनों एक ही डेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन दो केस में तो पेमेंट है चेक से और एक केस में है ट्रेड एक्सपेंस के केस में ये नहीं बता रखा चेक, तो उसे हमेशा मानना है कैश में। तो देखो 30 अप्रैल को जो सैलरी और रेंट दिया गया है उसकी तो एक ही एंट्री कर दो। आपने सैलरी की पेमेंट की है, सैलरी जो एक्सपेंस डेबिट, चेक से पेमेंट करिए, बैंक के थ्रू पेमेंट करिए, बैंक इज ए गिवर, क्रेडिट, एंट्री बनेगी सैलरी टू बैंक। इसी प्रकार आपने रेंट की पेमेंट भी चेक से की है, रेंट एक खर्चा है, डेबिट, बैंक के थ्रू पैसा जा रहा है, बैंक इज ए गिवर, क्रेडिट, तो इसकी एंट्री भी बनेगी रेंट टू बैंक। एक एंट्री बना दो 30 अप्रैल को, इन दोनों के लिए एक एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट। रेंट की पेमेंट भी आपने चेक से की है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा सैलरी आपने कितने की पे की है, 2000, रेंट कितना पे किया है, 1500, और टोटल पेमेंट कितने की हो गई, 3500। यहां पे लिख देंगे सैलरी एंड रेंट पेड बाय चेक। सैलरी एंड रेंट पेड बाय चेक, आपने सैलरी और रेंट की पेमेंट चेक से पे की। उसके बाद 30 अप्रैल को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको कह रहे हैं पेड ट्रेड एक्सपेंस 500। आपने 30 अप्रैल को 500 रुपीज का ट्रेड एक्सपेंस पे किया, लेकिन कहां से, चेक से या कैश में। तो देखो इस पॉइंट में कहीं पर भी ये नहीं कह रखा कि पेड बाय चेक, इसका मतलब सिंपली आप ये मानोगे कैश में पे किया, भाई पेमेंट की है तो जब तक स्पेशली बैंक वर्ड ना मेंशन हो तब तक उसको कैश में माना जाता है। तो आपने ट्रेड एक्सपेंसेस की पेमेंट की। देखो ट्रेड एक्सपेंस का मतलब होता है व्यापारिक खर्चे, बिजनेस के जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको ट्रेड एक्सपेंस कहा जाता है। तो देखो हमने 500 का ट्रेड एक्सपेंस कैश में दिया। ट्रेड एक्सपेंस हमारे लिए एक्सपेंस है जिसको करोगे डेबिट, कैश हमारे पास से जा रहा है उसको करेंगे क्रेडिट। तो यहां पे आपकी एंट्री बनेगी ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
ट्रेड एक्सपेंस कितने का पे किया गया है? 500 इन कैश। ट्रेड एक्सपेंस पेड इन कैश। भाई हमारा जो ट्रेड एक्सपेंस था दैट वाज पेड इन कैश, उसकी पेमेंट हमने कैश में। क्लियर बेटा? तो देखो बेटा ये आपका इलस्ट्रेशन 14 था जिसमें हमने मेनली ओपनिंग एंट्री और बैड डेट से रिलेटेड एंट्री को किया। ठीक, आप ये इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज का क्वेश्चन 13 और 14 कॉपी में कीजिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट लगता है तो इमीडिएटली उसको क्लियर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।